जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से इस समय पर चीन से खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे अगर हम देखें तो चाइना फरवरी मार्च के अंदर खबर आई कि चाइना की बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं वो डूब गई और दिवालिया घोषित हो गई और उनके हालात बिल्कुल खराब हो गए। उसके बाद खबर आई कि बीआरआई जहां जहां इन्वेस्टमेंट चल रही थी वहां पर बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी, जिनमें मतलब कुछ कंट्रीज जहां पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो डूबना शुरू हो गई, जो लगभग 1.3 यानी 1.3 ट्रिलियन डॉलर से अप्रोक्सीमेट 3 ट्रिलियन डॉलर, बहुत से असेसमेंट के अकॉर्डिंग 5 to 8 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर चाइना के चल रहे थे वो लगभग एकदम से रुक गए। और बहुत सारे रीजंस, जो भी उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कोविड-19 माना गया। और उसके बाद अगर अब की ट्रेंड्स देखें तो एक तरफ खबर आई कि इस पिछले महीने यानी जून में चाइना जो है वो 0.04% के अकॉर्डिंग या 0.4% के अकॉर्डिंग ग्रो की उसकी इकोनॉमी, यानी हालात बुरे थे। और यहां तक अब खबर आने लगी कि बहुत से जो बैंक हैं और खासकर उस बैंकों में से एक बैंक का नाम हुन्नान बैंक समथिंग कुछ है, वो बैंक पूरी तरीके से डूब गया और उसकी 4 ब्रांचेस, और ना केवल एक बल्कि हुन्नान प्रांत की जो बैंक ऑफ चाइना की 4 ब्रांचेस है उन्हें बंद करना पड़ा। और हालात इस तरीके से हैं कि लोगों के अंदर सिचुएशंस जो हैं वो बहुत बुरी मतलब लोग गुस्से में हैं। लोग इस हद तक गुस्से में हैं कि जिसे कहते हैं कि बैंकों की तरफ बढ़ने लगे। लोगों को रोकने के लिए पुलिस का प्रयोग किया गया। जब पुलिस से नहीं माने तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे आए, उनसे भी नहीं माने तो आज के दिन चाइना के अंदर टैंक सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और 1989 वाला तिएननमेन स्क्वायर मैसेकर, जिसके अंदर लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, उनकी याद ताजा हो गई। और ऐसा लगने लगा कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने देश के लोगों पर दोबारा से वैसा ही एक अत्याचार करने की तैयारी करने लग चुकी है। अब ये टॉपिक मैं डिस्कस करूं कि असलियत में मैं इसीलिए आपको पहले जो मतलब थंबनेल दिया कि चीन में भारी तबाही आने वाली है, चीन में भारी तबाही आने वाली है, वो एक वीडियो का शीर्षक रखा। उसके लिए मैं इन सारी खबरों का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स और आप सभी स्टूडेंट्स में से 1000 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा एनसीईआरटी स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन है और 14 अगस्त को टेस्ट होगा। 4 स्लॉट्स में टेस्ट होगा, 4 में से किसी भी स्लॉट में आके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी टेस्ट देना, मतलब टेस्ट के लिए रजिस्टर करके अपनी सीट्स को बुक करें। ऐप हमारी डाउनलोड करेंगे, स्टडी टेबल जो ऐप है वो प्ले स्टोर से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करवाइए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। दोस्तों असलियत में अगर हम इकोनॉमी के मामले में देखें, एक तरफ अमेरिकन इकोनॉमीज हैं, अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमीज, जहां का स्लोगन है लर्न टू अर्न, अर्न टू बर्न और उसके बाद ओल्ड एज टू एंजॉय द गवर्नमेंट, एंजॉय द गवर्नमेंट। भाई आप यंग हैं तो पढ़ें किस लिए? क्योंकि कमाना है। कमाना किस लिए है? कि ताकि आप खर्च कर सकें, उसे जला सके, मीन्स अंधाधुंध खर्च सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इसलिए अमेरिका के अंदर सेविंग्स का कल्चर नहीं है।
और उसके बाद जब आप बूढ़े हो जाएं तो सरकार के ऊपर निर्भर हो जाए, सरकार आपकी फैसिलिटीज और सब चीजों का जिम्मेदारी उठाएगी और आपको एक एंडोवमेंट फंड वगैरह सब देगी। लेकिन अगर हम चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज को देखें, जो सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप इस तरीके से कर रही हैं कि यहां पर सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर बूढ़े को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए मौका दे या जीने के लिए उसका खर्चा उठाए और हर छोटी बड़ी फैसिलिटी को अवेलेबल करवाए। इतनी हमारी सरकारों के अंदर हिम्मत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अभी बिल्कुल भी नहीं है। और यही रीजन है कि हम लोग यानी इंडिया, चाइना या जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, उनके सामने जब हम अर्न करते हैं, जब हम कमाते हैं, उसमें चाहे भाई या तो अल्ट्रा रिच हो गया, लेकिन मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं। मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, और उसके बाद यहां कहा जाए कि कहीं ना कहीं लोअर क्लास। तो अर्न अगर हम करते हैं उसमें, चाहे मैं आ गया चाहे कोई भी आ गया, आप खुद भी देखें, आपका एक खर्चा आपकी बेसिक नीड्स को पूरी करने में निकल जाता है, खाने पीने से लेकर बिजली पानी वगैरह के अंदर तक। मिडिल क्लास को सरकार से इस मामले में किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलती। यहां दूसरा जो खर्चा है, एक बड़ा हिस्सा जो है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने में निकल जाता है, जिसमें हम कार, बाइक, स्कूटर या कुछ भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक कंफर्टेबल जोन में हम थोड़ा सा जा सकें। और सरकार के किसी भी काम में थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो हमारा यहां का ये जो बजट है ये बिगड़ने लग जाता है। तीसरा हमारा जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो चाइल्ड एजुकेशन, यानी हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च होता है। दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, टीचर हैं ही नहीं, हैं भी तो निकम्मे नकारा। ये लगभग हर डेवलपिंग कंट्री का है। इसीलिए यहां पर कुकर मुत्ते की तरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, ये सब खुलना शुरू हो चुके हैं और यहां पर हमारी हार्ड अर्न्ड मनी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा खर्च होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा एक बड़ा हिस्सा हेल्थ सिक्योरिटी के नाम पर भी खर्च हो जाता है कि हम बड़े हिस्से को लगातार किसी न किसी फॉर्मेट में हेल्थ की फॉर्म में आगे बढ़ाते रहते हैं। सिक्योरिटी मतलब हम मेडिक्लेम वगैरह लेना शुरू लगातार करे रखते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे सामने एक सेविंग फॉर ओल्ड एज का चैलेंज हमेशा बना रहता है कि हम जब बूढ़े होंगे तो हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को काटेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से हमें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में हैं तो 1000 रुपए महीना सरकार बुढ़ापे की एक पेंशन दे दे सो दे दे, उसके बाद उसके अलावा हमारे को कहीं से कोई भी मदद नहीं मिलती। दिल्ली जैसे शहर में या बॉम्बे जैसे शहर में 1000 रुपए पेंशन के अंदर आप क्या तो खा लेंगे, क्या बचा लेंगे, कौन से खर्चे पूरे कर लेंगे, ये आप बता सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आपको हालात पता हैं और जिस तरीके से राशन का मामला है, बस वो खाने लायक है। इसीलिए अगर मान लिया सरकार की मदद पर हम के भरोसे बैठे भी, तो मोटे तौर पर समझ लीजिए कि सरकार हमें मरने देगी नहीं, लेकिन जो जिंदगी बचेगी वो जिंदगी भी नहीं रहेगी। ये एक मिडिल क्लास के सामने सबसे बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है। इसका एक वर्स्ट एग्जाम्पल कोविड-19 के अंदर हम लोगों को देखने को मिला। कोविड-19 में जब हमने देखा कि बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज, इवन मैं, हमारा जो पुराना मोहल्ला है जहां हम पले बढ़े, वहां पर भी, या मेरा एक लाइफ का एक पार्ट और भी था, वहां पर भी लाइफ का जो मतलब स्ट्रगल वाला या जवानी वाला पार्ट भी था, वो भी उसमें क्या था कि मतलब 20 से 30 की एज का जो पार्ट था, जिस मोहल्ले में मैंने बिताया, वो पास पास ही है।
उनके अंदर दोनों जगह जब मैं गया और वहां पर मैंने देखा तो बहुत सारी फैमिलीज इस तरीके से थी जो जब तक काम चल रहा था तब तक ठीक लाइफ चल रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया उन्हें मदद मांगकर अपनी लाइफ चलाने की मजबूरी पड़ गई। उसके पीछे का रीजन ये कि सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही थी, मिल भी रही थी तो बहुत बुरे हालात में थी, और उसके बाद जो सम्मान होता है राशन की लाइन में लगने वाला वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो मतलब खत्म ही करता है एक तरीके से सम्मान जो है। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपको सेविंग्स दिखाई देती हैं कि हम जो सेविंग्स करते हैं, यहां मैं चाइना पे आऊंगा लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कंपैरेटिवली अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ चाइना के पर्सपेक्टिव में समझा दूं, क्योंकि एक इंसान को किसी का दर्द तभी समझ में आता है जब उसका वो दर्द समझने वाले इंसान के दर्द से कनेक्ट हो जाए या समस्या से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। यहां मामले को समझिए। असलियत में यहां हम जो सेविंग्स करते हैं बुढ़ापे के लिए, मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो मैं उस गरीब इंसान की बात नहीं कर रहा जिसके पास अपनी जीवन में खाने के लिए सिर्फ फांकों वाली जिंदगी चल रही है और डेली वेजेस पर वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहां अगर आप सेविंग्स देखते हैं तो सेविंग का एक बड़ा हिस्सा तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए हमें बचाना पड़ जाता है। उसके बाद जो हिस्सा हमारे पास बचता है वो हमें इमरजेंसी हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करना पड़ता है। इमरजेंसी हेल्थ एक्सपेंडिचर पर हमें खर्च मतलब एक्सपेंडिचर होता है कि इन केस कहीं कोई बड़ी बीमारी हो गई तो एक आदमी के पास किस तरीके का ऑप्शन बचता है। लेकिन लास्ट अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे को ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है किसी भी तरीके से, और इसके लिए हम किसी भी देश किसी भी बैंक की या तो हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। भाई सीधी सी बात है, नॉर्मली मैंने जो ट्रेंड देखा है वो ये कि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ताकि उसकी जो रेंटल इनकम है वो हमें लगातार आती रहे और उस रेंटल इनकम के बिहाफ पर हम एक अच्छी लाइफ को बिता सकें। एक तो प्रॉपर्टी परचेज हो गया, दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसे रहते हैं। हमने एफडी करवा ली, एलआईसी करवा ली, सुकन्या योजना करवा ली, प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दिया और लगातार। अब यहीं से असलियत में चाइना का जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। चाइना के अंदर जो तूफान आने वाला है उसका हिस्सा अब जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये सिस्टम कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। भाई सीधी सी बात है, हम यहां बात कर रहे हैं सेविंग्स की। अब अगर मैं बात करता हूं सेविंग्स किसकी, आम आदमी की, ये सेविंग्स जमा होती है बैंक के अंदर और बैंक्स जो हैं इसके बदले में हमें इंटरेस्ट देता है। ये एक सिंपल फिनोमिना है कि बैंक इसके बदले में हमें ब्याज देता है। सवाल ये है ये ब्याज आता कहां से है। बैंक असलियत में इस पैसे को लोन या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आगे बढ़ाता है। नॉर्मली कुछ देशों में देखा जाए तो बैंक लोन का काम ही करते हैं। वो लोन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो लोन होम लोन होगा, वो लोन कार लोन होगा, वो लोन इंडस्ट्रीज को जो है वो लोन दिया जाएगा और पर्सनल लोन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज को लोन मिलना। और होम लोन कार लोन जो है ये तो अपने आप में अलग ही लेवल है। हालांकि इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन अब सोचकर देखिए ये इंडस्ट्रीज अगर होम लोन मिलेगा तो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी और नई उसके वेंचर्स शुरू होंगे। नई इंडस्ट्री जो लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।
एम्प्लॉयमेंट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सोसाइटी में बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट से एक तरफ तो लोग जो हैं वो स्पेंडिंग यानी कि खर्च करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ वहां से सेविंग्स भी बढ़ती हैं, साइकिल बढ़ना शुरू हो जाती है। और लोन और स्पेंडिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ तो डिमांड बढ़ाएगी, मोटे तौर पर समझिएगा, और दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छे लेवल के जनरेट हो रहे हैं तो कार लोन, होम लोन, इन सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी और यहां से जो है एम्प्लॉयमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी और स्पेंडिंग अगर कंजम्पशन के अंदर बढ़ती है तो वो भी ऑब्वियस सी बात है डिमांड ही बढ़ाती है। इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां मोटे तौर पर समझिए, ये एक छोटा सा आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाने की एक कोशिश है कि ये साइकिल लगातार चलती रहती है। आम आदमी जो है वो जवानी के अंदर कमाता है, सेविंग्स करता है, बैंक में जमा करता है, बैंक से लोन आते हैं, होम लोन, कार लोन, वही जवान आदमी होम लोन, कार लोन वगैरह ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, स्पेंडिंग है, सब चीजें हैं, साइकिल चल रही है। लेकिन वो आदमी जब बूढ़ा हो रहा है या वही आदमी अपनी जीवन की कमाई का एक हिस्सा स्पेंडिंग के अंदर या सेविंग्स के अंदर डाल रहा है तो वहां से साइकिल चल रही है। अब असलियत में यहीं से चाइना के इस पूरे बवाल को समझने की जरूरत है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहां पर चाइना के अंदर बवाल मचा रहे हैं या यूं कहें तबाही मचने वाली है, उस पर आएंगे, ठीक है। तो यहां मामले को अगर आप जेन्युइनली समझेंगे तो आपको यहां समझ में आएगा सबसे पहले 1976 के अंदर। अच्छा, एक चीज और, अगर आप उम्मीद करते हैं कि डिमांड बढ़े तो अगर डिमांड बढ़ने के लिए कम से कम एक चीज की और सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पॉपुलेशन। सीधी सी बात यह है, आप चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहती है कि इस समय पर इंडिया में 1 करोड़ मोबाइल सेट, मान लिया सैमसंग कोशिश करे या सैमसंग जो है वो डिसाइड करे कि इस साल इंडिया में 1 करोड़ मोबाइल हैंडसेट बेचने हैं, तो सैमसंग कंपनी इंडिया के बारे में ऐसा टारगेट रख सकती है क्योंकि इंडिया के अंदर मोबाइल रखने वालों की जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेट 100 करोड़ है। 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और हम ये मानकर चलते हैं कि ऑन एन एवरेज एक आदमी एक मोबाइल को 2 साल चलाता है, तो 1 साल के अंदर 100 क्या वो 20 करोड़ मोबाइल भी बेच सकती है अगर 100 करोड़ कंज्यूमर्स की मार्केट है तो। अब ऐसी सिचुएशन में सैमसंग कितने बेचते मुझे नहीं पता, वैसे बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन प्रॉब्लम यहां तब आनी शुरू हो जाएगी जब लोग उस नए सामान को खरीदने से ही मना कर दें या यूं कहें कि इतनी बड़ी मार्केट ही अवेलेबल ना हो, यानी वो मार्केट 100 करोड़ की नहीं है, वो मार्केट ही 1 करोड़ की है और आप ये सोच लें कि 1 करोड़ के लोगों की मार्केट के अंदर 1 करोड़ सामान बेच दिए जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब आप एक इम्प्रैक्टिकल टारगेट जो है वो बना रहे हैं। चाइना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ, सबसे पहले 1976 में चाइना ने क्या किया, 1 चाइल्ड पॉलिसी बना दी और इस 1 चाइल्ड पॉलिसी का असर जो है शुरू के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। और भाई ऑब्वियस सी बात है, बच्चे आज अगर डिसाइड हुआ कि एक बच्चा पैदा होगा तो उसका असर 20 साल बाद दिखाई देगा, लेकिन पॉपुलेशन घटेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 40 साल बाद पॉपुलेशन पे असर दिखेगा और 50 साल के बाद, 2.5 जनरेशन के बाद असर जो है वो डिक्लाइनिंग फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2016 में लगभग 50 साल जब हुए, पॉपुलेशन मतलब चाइना की 40 साल बाद जब देखा गया पॉपुलेशन को, तो पता लगा चाइना की गवर्नमेंट को अब कोशिश करनी पड़ रही है कि कैसे भी करके 2.5 मतलब 2 बच्चे कम से कम या कई बार 3 बच्चों की पॉलिसी भी लाई जाए। लेकिन अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो भी मामला था, अब प्रॉब्लम यह है कि अब यहां से पहले पॉपुलेशन स्टैग्नेशन आई, लेकिन अब
कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब जब पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो न्यू होम्स और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है अब तो पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई, और अगर पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई है तो सच में इसका सीधा मतलब यह है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में औंधे मुंह गिरना शुरू कर देगी। हालांकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के पीछे एक सबसे बड़ा मामला यह है कि मानना यह है रियल एस्टेट के मामले में कि भाई असलियत में रियल एस्टेट वाले हमेशा रियल एस्टेट वाले अक्सर शहरों के अंदर इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और पॉपुलेशन नॉर्मली गांव से शहरों की तरफ मूव करती है। लेकिन यह भी सच है कि 100% पॉपुलेशन कभी भी गांव से शहर की तरफ नहीं आती है, और एक लेवल ऐसा जरूर पहुंचता है जब उस पॉपुलेशन के माइग्रेशन में कंपैरेटिवली डिक्लाइन आना शुरू होता है। लेकिन उस टाइम पीरियड तक यहां पर इन नए घरों की जो कॉस्ट है वो आसमान छूना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली में एक अच्छी लोकेलिटी में 3 रूम सेट लेने चले जाएं तो सबसे बाहर वाले इलाके के अंदर 50 लाख रुपए और ठीक ठाक इलाके के अंदर 1 करोड़ से वो प्रॉपर्टी की कीमत शुरू होगी। 1.5 करोड़ और 1.25 करोड़ तक उस प्रॉपर्टी की कीमत पहुंचती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 1 करोड़ से प्रॉपर्टी की कीमत शुरू हो रही है और 3 रूम सेट की 1.5 और 1.25 करोड़ में उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट पहुंच रही है, तो मुझे सिर्फ आप इतना अंदाजा बता दीजिए कि ये 3 रूम सेट कंपैरेटिवली मिडिल क्लास की रीच से कहीं ज्यादा है या नहीं है। जब इस तरीके के कॉस्ट बढ़ती है तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब डिमांड डिक्लाइन होनी शुरू होती है। जैसे ही डिमांड डिक्लाइन होती है, इस रियल एस्टेट कंपनी के कंट्रीज के मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बुरा असर पड़ता है। यानी और मेन बात और समझ लीजिए अच्छे से कि असलियत में एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मोबाइल बनाने वाली कंपनीज में हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए ज्यादातर। अगर आप बात करें कि लो स्किल्ड या फिर जिसे कहेंगे लो स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर की अगर आप बात करेंगे तो ये दो जो सेमी स्किल्ड लेबर जो हैं, ये 2 लेबर सबसे ज्यादा कहां कंज्यूम होती हैं वो बताइए। असलियत में एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, दूसरी तरफ इसकी स्टील इंडस्ट्री के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टील इंडस्ट्री में अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर सबसे ज्यादा कंज्यूम होती हैं, और किसी भी देश के अंदर असलियत में एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले यही 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेल, रोड, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट इसमें सबसे बड़ा हो गया, और स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी काफी कुछ ऐसा ही चलता है। और यही एक रीजन है कि स्टील इंडस्ट्रीज जहां जहां लगती हैं वहां आपको कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा हाई लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिखाई देगा, चाहे आयरन माइंस और कोल माइंस की फॉर्म में देखा जाए या फिर चाहे स्टील इंडस्ट्री के फॉर्म में देखा जाए, ट्रांसपोर्ट फॉर्म में देखा जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस स्टील को कंज्यूम करने के लिए अलग अलग लेवल पर, भाई जैसे हमारे यहां कभी सागरमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, कभी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं, पुल बन रही हैं, सब चीजें हमारी गवर्नमेंट दनादन बनाई जा रही है ताकि एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और दूसरी तरफ उसका कंजम्पशन बढ़े। नॉर्मली ऐसा होता है, जिसकी वजह से आउटकम जो है वो कंपैरेटिवली किसी भी देश के अंदर ज्यादा अच्छे यहां नजर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक शुरू होती है कि अगर आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, यानी आपकी रेल और रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेवल पर हैं
और रियल एस्टेट के अंदर आपने जरूरत से ज्यादा मकान बना दिए और उसके बाद बैंक आपको इतने सस्ते लोन के ऊपर यानी 8% पर एनम या 1.5% पर एनम के ऊपर पैसा जबरदस्त लेवल पर अवेलेबल करवा रहा है और एक आदमी को लग रहा है कि उस फ्लैट को खरीदूंगा, उसे रेंट पर उठाऊंगा और रेंट पर उठाकर उस फ्लैट की किस्त भरूंगा, 10-20 साल बाद वो फ्लैट मेरा अपना हो जाएगा। मैं कोई डिबेट डिस्कशन देख रहा था, वहां पता लगा कि शंघाई के एक क्लर्क ने 27 फ्लैट बुक किए क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था और उस टाइम पर रेंटल इनकम से लेकर दूसरी इनकम्स आ रही थी। जब पता लगा कि इंटरेस्ट रेट कम है और जैसे भी, और जब पता लगा कि अब उन फ्लैट्स की कीमत जो है वो मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा डाउन हो गई है और अगर वो अपना पैसा अब इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में देंगे तो सारा पैसा वेस्ट है, आएगा कुछ नहीं। ऐसे में लोगों में पैनिक फैलता है और लोग वो ईएमआईज जो हैं वो देना बंद कर देते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। जब आप किसी भी चीज को ओवर बर्डन कर देते हैं या फिर ओवर सप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। नॉर्मली ऐसा किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर पे दिखाई देता है कि आप अगर किसी भी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा, सीधी सी बात है, एक सीजन ऐसा आता है जब टमाटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उस सीजन में टमाटर और आलू की जब नई फसल आती है तो उस नई फसल के टाइम पर हर जगह टमाटर और आलू अवेलेबल है। नतीजा उसका यह होता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए के आसपास तक घूम रही होती है, लेकिन 2 महीने बाद वही टमाटर और आलू 30-40 रुपए बिक रहे होते हैं और कई कई जगह 100-150 रुपए भी देखे जाते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर हम इस रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा आपने फ्लैट बना दिए, ग्राहक 100 हैं, फ्लैट 150 अवेलेबल हैं, तो मजबूरी के अंदर उन फ्लैट्स को कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। और अगर एक बार रियल एस्टेट कंपनी फ्लैट को कम कीमत पर बेचेगी, इसका मतलब यह है कि बाकी 100 भी कम कीमत पर खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि पुराने जिन लोगों ने बैंकों से लोन लेकर फ्लैट्स महंगे रेट पर खरीदे थे, उनको लगेगा कि अब उनको उनके फ्लैट की वो कीमत नहीं मिलने वाली जो मिलने की उन्हें उम्मीद थी। इसीलिए अब वो लोग अपने उस फ्लैट को या तो खरीदने से मना कर देंगे या फिर अब वो या तो वो, सबसे बड़ी बात है, बेचेंगे भी नहीं, बेच भी नहीं पाएंगे और ईएमआई जो है वो भी नहीं भरेंगे। सीधी सी बात है। यहां से सीधी सी बात है, बैंक जो लोन या इन्वेस्ट कर रहा है उससे होम लोन वापस आना बंद हो गया और होम लोन रियल एस्टेट का अगर वापस आना बंद हो जाए, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा पार्ट होता है, इसका मतलब सीधा असर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट अगर डूब रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हैं वो और स्टील इंडस्ट्री जो है उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब भाई रियल एस्टेट और बैंक जो है ये लोन या इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करती हैं। अगर लोन की किस्त देना बंद हो गया तो रियल एस्टेट के पास ग्राहक आना बंद हो गया और अगर ग्राहक आना बंद हो गया तो बैंक का लोन सबसे पहले तो ये वाला डूबेगा। रियल एस्टेट को सबसे ज्यादा लोन दे रखा होता है, वो डूबेगा तो होम लोन जो है वो डूबेगा। होम लोन डूबने का सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बैंक जो हैं वो उनके लोन जो हैं वो डूबना शुरू हो गए। यहां से एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब किसी भी बैंक का लोन वापस आना बंद हो जाए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएं तो वहां से बैंक जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उन्हें सरकार की मदद की जरूरत होती है। यहां चाइना ने इन बैंकों के साथ एक खेल और करवाया, क्योंकि ये बैंक, इन सभी बैंकों में चाइना के अंदर प्राइवेट बैंक नाम की तो बहुत ज्यादा सी कोई चीज नहीं है। हर बैंक सरकार की ही किसी ना किसी फॉर्म के अंदर सरकार का ही इन्वेस्टमेंट लेकर घूम रहा होता है। असलियत में चाइना ने इन बैंकों से पहले तो चाइना में इन्वेस्टमेंट करवाया। जब चाइना में इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया या अब वो वाला लेवल नहीं बचा तो BRI, बैंक एंड रोड इनिशिएटिव, जहां जहां गया उन देशों के अंदर बैंकों से जो चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी उनको लोन दिलाया। यानी जो चाइनीज कंपनी श्रीलंका में काम कर रही है उसको भी लोन दिलाया, जो चाइनीज कंपनी केन्या में काम कर रही है, तंजानिया में काम कर रही है, ग्रीस में काम कर रही है,
सर्बिया में काम कर रही है, उन सभी को लोन दिलाया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो चाइनीज कंपनी काम कर रही है, ये सारे बैंक उनको लोन दे रहे हैं। अब सोचो कोविड आ गया, कोविड आ गया तो श्रीलंका के अंदर जो कंपनियां चाइना की काम कर रही थी, उन सब का काम धाम हो गया ठप। और जैसे ही काम धाम ठप हुआ, उन कंपनियों ने चाइना वाले बैंक को लोन देने से, वापस करने से मना कर दिया। और जैसे ही चाइना के बैंक को लोन देने से मना किया, उसका एनपीए बढ़ गया। वही काम केन्या में, तंजानिया में, यूरोपियन कंट्रीज में, जहां जहां चाइनीज कंपनियां काम कर रही थी और चाइनीज कंपनियां चाइना के बैंक से लोन लेकर काम कर रही थी, वो सारा काम जिसे कहते हैं एनपीए की फॉर्म में आकर बढ़ने लग गया। यानी जो बीआरआई प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ था, चाहे वो पाकिस्तान की फॉर्म में है, चाहे श्रीलंका में, चाहे म्यांमार में, चाहे थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, जहां जहां बीआरआई प्रोजेक्ट है, सब जगह पर पैसा डूबने लग गया। नतीजा क्या? बैंकों का एनपीए बढ़ता चला गया। रही सही कसर रियल एस्टेट में पूरी कर दी। नतीजा क्या? बैंकों ने जो लोन और इन्वेस्टमेंट ले रखा था। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, जितनी चाइनीज कंपनीज बाहर घाटा खा रही थी, उसका असर एम्प्लॉयमेंट पे पड़ने लगा और एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन शुरू हो गया। और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का डिक्लाइन शुरू होता है, चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाइना की जो इंडस्ट्री, चाइना की जो खबरें हैं, वो बाहर आ नहीं पाती। अब चाइना की खबरें अगर बाहर नहीं आती तो हमें जो भी थोड़े बहुत हिंट मिलते हैं, उससे अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर परफॉर्मेंस घट रही है तो इसका सीधा मतलब है एम्प्लॉयमेंट घटेगा। एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो एक तरफ डोमेस्टिक मार्केट की जो सेविंग है वो कम होगी, और दूसरी तरफ स्पेंडिंग कम होगी, और दूसरी तरफ सेविंग कम होगी। यानी डिमांड अगर कम हो जाती है तो उसकी नई इंडस्ट्रीज पर एक उल्टा असर पड़ेगा। हालांकि चाइना बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लार्ज इकोनॉमीज की खास बात यह होती है कि लार्ज इकोनॉमीज हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस। बड़ी इकोनॉमीज के पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो सारे ऑप्शंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और बैंक जो होता है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का हार्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन करवाने वाले हार्ट होते हैं, और अगर ये दिल काम करना बंद कर देना तो समझ लो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। यहां पर असलियत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बैंकों के पास कैश क्रंच हो गया, और जैसे ही बैंकों के पास कैश क्रंच हुआ, बैंकों ने लोगों को कहना शुरू कर दिया, जो डिपॉजिटर था, कि थोड़े दिन रुक जाओ, अभी 15 दिन पैसे नहीं मिलेंगे या कुछ दिन बाद मिलेंगे। यहां से पैनिक क्रिएट हुआ। भाई इंडिया में 2008 में मुझे अच्छे से याद है, जब लेमन ब्रदर्स वगैरह गिरे तो एक खबर फैली कि आईसीआईसीआई के पास भी पैसे खत्म हो गए हैं और वो बंद होने वाला है। अरे लोगों ने एटीएम के बाहर भीड़ लगा दी थी। मेरे भी उस समय, मैं स्ट्रगलिंग फेज में था उस टाइम के अंदर, स्ट्रगलिंग फेज में तो खैर क्या था, उस टाइम आईसीआईसीआई में मेरा कभी खाता रहा ही नहीं। तो फिर भी जब मैंने देखा तो भीड़ एटीएम्स और हर जगह पर। तो आईसीआईसीआई के जो उस टाइम पर मैनेजर थे, वो जो सीईओ थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा ये कहा कि किसी तरीके का कोई क्रंच नहीं है, हम आपको पर्टिकुलर एटीएम्स का नंबर दे रहे हैं और उनके बाहर हमारी कैश की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसको जितना कैश निकालना है निकालो। 2 घंटे या इस अनाउंसमेंट के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर भाई 10, 12, 20, 50, 100 गाड़ियां खड़ी कर दी हर शहर में। अब 20 गाड़ियां एटीएम्स के बाहर खड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है, लोग निकाल रहे हैं और पैसे की कोई दिक्कत नहीं। साफ कह दिया कि ले लो भाई साहब जितना पैसा लेना है, क्या समस्या है। अगले दिन तक एटीएम से भीड़ गायब थी, आईसीआईसीआई बैंकों से भीड़ गायब थी, सब नॉर्मल था। उसके बाद लोगों को याद भी नहीं कि आईसीआईसीआई के ऊपर ऐसा कोई कैश क्रंच आया था। लेकिन वही आईसीआईसीआई कहता, साहब हां थोड़ा सा है, आप 15 दिन रुक जाओ। आदमी का दिल जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, वो डर जाएगा, और जैसे वो डरेगा एकदम से ज्यादा लोग आएंगे। तुमने अगर 20 पैसे मांगने वालों को मना कर दिया कि भाई साहब अभी नहीं है, तो जितनों ने आपके बैंक में पैसा जमा करवा रखा है सारे एकदम से आके कहेंगे भाई साहब मेरा भी दे दो। पैनिक फैल जाएगा। चाइना में यही हुआ है, पैनिक फैल चुका है। और ये जो पैनिक फैला, इस पैनिक का असर ये कि सारे के सारे लोग एकदम से चले गए। अब मेरा ये मानना है अपना कि चाइना के साथ, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है लेकिन अंदर से खोखली हो रही है, ये भी सिम्टम्स हैं। चाइना की इकोनॉमी में अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
जो शोर मच रहा था कि कोविड की वजह से दुनिया की इकोनॉमीज डूब गई, चाइना की इकोनॉमी पे असर नहीं हुआ, मैं इस चीज को तब से मानने को तैयार नहीं हूं जब से श्रीलंकन क्राइसिस आना शुरू हुआ है। और मुझे तो कोविड के मामले में ऐसा ही लगता है कि शायद कोविड को चाइना से ना आकर अमेरिका का भेजा हुआ है। ये एक मेरे कॉर्नर ऑफ माय हार्ट में जरूर है कि ये खेल कहीं ना कहीं अमेरिका का रचाया हुआ है, और अमेरिका ने जिस तरीके से खेल रचाया और एक प्रोपेगेंडा वॉर चलाया, उससे असलियत में सबसे ज्यादा नुकसान इकोनॉमिक जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो चाइनीज एसेट्स का हुआ, अमेरिकन या यूरोपियन एसेट्स का नहीं हुआ। अमेरिका और यूरोप में डेथ्स हुई, चाइना में शायद उससे कहीं ज्यादा हुई। बीमारी फैली, यहां पर राजतंत्र में ये लोग इस तरीके से बात करते हैं कि राजयज्ञ में लोगों की आहुतियां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हैंडल कर जाएंगे सिचुएशन को। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चाइना को बर्बाद करने के लिए यह सिचुएशन सबसे ज्यादा थी। तो कोविड के मामले में मैं अभी एक उस पर पूरा होमवर्क कर रहा हूं, आपको बताऊंगा कि ऐसा इतना आसान दिखाई दे नहीं रहा कि मतलब अमेरिका ने खेल किया, मुझे ऐसा लगता है। तो यहां बैंकों के ऊपर वो शोर मचना शुरू हो गया, लेकिन ऑप्शंस तो चाइना के भी खत्म हो गए। ऑप्शन, चाइना का इन्वेस्टमेंट डूब गया, चाइना के बैंक्स की हालत खराब है, रियल एस्टेट डूब रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है। नतीजा क्या कि जैसे ना एनाकोंडा पॉलिसी क्या होती है कि अपने दुश्मन को पहले चारों तरफ से इतना घेर लो, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी, चारों तरफ से उसको घेर के पहले उसे बांध दो, अंदर से उसकी हिम्मत तोड़ दो। जब अंदर से हिम्मत तोड़ दो तब उसे मारो। अमेरिका यही कर रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जो उसकी कमांड है उसको यूज करते हुए सबसे पहले चाइना को इंटरनली वीक करने का एक प्लान बनाया। चाइना उससे काफी ज्यादा बुरे हालात में पहुंचा, लेकिन उसका असर आज के दिन दिख रहा है कि उसके बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। हां, एक चीज और, हम इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि अगले साल दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, चाइना के प्रीमियर को चुना जाएगा। और अगर चाइना के प्रीमियर को चुना जाएगा तो इतना समझ लीजिए, चाइना के प्रीमियर को अगर चुना जाएगा तो उसका सीधा असर यह होगा कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग को हटाने की प्रक्रिया है, और पॉसिबिलिटी पूरी है कि अमेरिका भले ही वो कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि शी जिनपिंग के विरोधी जो शी जिनपिंग को हटाकर खुद बनना चाहते हैं वो लोग भी ऐसा करवा रहे हों, ताकि शी जिनपिंग की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो, विश्वसनीयता कम हो, शोर शराबा उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो बढ़े और उन्हें हटाने में आसानी हो। लेकिन ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी दिखाई देती है, और बैंकों का कोलैप्स करना चाइना की इकोनॉमी को कमजोर करना भी दिखाई देता है। अब इस मामले में आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं वो तो बताया जाएगा, देखा जाएगा, उसके ऊपर एक डिस्कशन लगातार होता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस चीज में क्या समझ में आया, या किस तरीके से आप इस चीज से सहमत या असहमत हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।